बच्चों हम लोग 26 चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारी बुक का। उसके अंदर हम लोगों ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ना शुरू किया था, जिसका फर्स्ट पार्ट यानी ब्रेन या मस्तिष्क हम कंप्लीट कर चुके हैं। मस्तिष्क के कौन कौन से विभिन्न भाग हैं, उन भागों के काम क्या है, हमने ऑलरेडी देख लिया लास्ट वीडियो में। अभी जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सेकंड पार्ट जो है यानी दूसरा भाग, यानी जो कि है हमारी क्या, मेरुरज्जु। दो भागों से मिलकर बना होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क व मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्पाइनल कोड या मेरुरज्जु क्या होती है, देखो हम लोगों के ये कशेरुक दंड होती है, पीछे रीढ़ की हड्डी आप देख रहे हो ना। तो यहाँ पर ये जैसे वर्टिब्राए होते हैं, हमारी ये हड्डियां होती है, टोटल 33 हड्डियां होती हैं। इनके बीच में यहाँ पर कशेरुक नाल पाई जाती है, यानी खड्डा पाया जाता है। आ रही बात समझ में? इसको, इस खड्डे को क्या बोलते हैं? कशेरुक नाल। और ये जो 33 हड्डियां हैं इनको बोलेंगे कशेरुका। आ रही बात समझ में? अब इन खड्डों में यानी कशेरुक नाल से होकर एक लंबी सी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, गुजरती है, जिसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। और यहाँ पर ऊपर होता है मस्तिष्क। ठीक है, ये होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क का अंतिम भाग कौन सा था बेटा? मेडुला ऑब्लेंगेटा। समझ आ रही बात? तो मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लेंगेटा होता है वो आगे बढ़ के पतला होकर क्या बनाता है? मेरुरज्जु बनाता है। ये लंबी सी स्ट्रक्चर जो कि 5 सेंटीमीटर है, उसे हम क्या बोलेंगे? मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड बोलेंगे। बात समझ में आ रही है कि ये जो हड्डियां हमको दिख रही है, उन हड्डियां 33 होती है, उनके बीच में ऐसा घेप पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कशेरुक नाल, तंत्रिकीय नाल। इसके अंदर ऐसी पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि मस्तिष्क का अंतिम भाग कौन सा था? मेडुला ऑब्लेंगेटा, वहां से शुरू होती है और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड बोलते हैं। समझ में आ गया? अब ये जो मेरुरज्जु है, अगर उसको हम उसका ट्रांसफर सेक्शन या अनुप्रस्थ काटते हैं, ऐसी लंबी स्ट्रक्चर है, इसको काटेंगे तो हमको कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसी स्ट्रक्चर नजर आएगी। ठीक है, अब मेरुरज्जु के अंदर आप देखते हो तो बाहर की ओर भरा होता है श्वेत द्रव्य। आ रही बात समझ में? और अंदर तितली की एक समान संरचना होती है जो कि होती है किसकी बनी? धूसर द्रव्य की। क्या होता है? ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा धूसर द्रव्य किसका बना होता है और श्वेत द्रव्य किसका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ना, ये है श्वेत द्रव्य, तंत्रिकाक्ष का बना होता है। धूसर द्रव्य जो होता है काय और धूम्राक्ष्म का बना होता है। समझ आ रही है? तो धूसर द्रव्य बीच में होता है और ये पूरा जो व्हाइट वाला हिस्सा आप देख रहे हो वो आपका श्वेत द्रव्य। और ये जो तितली के समान स्ट्रक्चर देख रहे हो बीचों बीच, इसे हम बोलेंगे कि श्वेत जो धूसर द्रव्य है इसका बना होता है, और बाहर इसके ये पूरा श्वेत द्रव्य है। अब इस जो हमारा धूसर द्रव्य है उसके बीच में एक छिद्र पाया जाता है। ठीक है, एक नाल पाई जाती है जिसे बोला जाता है केंद्रीय नाल। समझ आ गई बात? उसके बाद ये जो धूसर द्रव्य आप देख रहे हो ये इस तरीके से होकर यानी सींग जैसे स्ट्रक्चर बनाकर किसमें धसा हुआ है? श्वेत द्रव्य के अंदर धसा हुआ है। धसा हुआ है ये वाला हिस्सा, ये निकल कर यूं यूं ये। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो सींग जैसे स्ट्रक्चर है उन्हें बोला जाएगा पृष्ठीय श्रृंग। क्या बोला जाएगा? पृष्ठीय श्रृंग। और ये नीचे जो सींग जैसी है दो स्ट्रक्चर, इन्हें बोला जाएगा आधारीय श्रृंग। क्या बोला जाएगा? आधारीय श्रृंग। ये ऊपर वाली दो पृष्ठीय श्रृंग और ये नीचे वाले दो निकले हुए हिस्से आधारीय श्रृंग कहलाते हैं। समझ आ गया? उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो ये एक लंबी सी मैंने धारी बनाई है, एक लंबी सी धारी बनाई है। तो ये जो श्वेत द्रव्य होता है, या हम बोले मेरुरज्जु के श्वेत द्रव्य के अंदर दो खांच पाई जाती, खांच यानी दरार पाई जाती है, विदर भी बोल सकते हैं। विदर वर्ड यूज किया गया है शायद आपकी किताब के अंदर। तो ये ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाले हिस्से को बोलेंगे पृष्ठीय खांच। इसको क्या बोलेंगे? पृष्ठीय खांच। और नीचे वाली को बोलेंगे अधरीय खांच या अधर खांच। आ गई बात समझ में? उसके बाद देखो ये पृष्ठीय खांच जो होती है उसके अंदर कायिक संवेदी तंत्रिका प्रवेश करती है।
क्या? कायिक संवेदी तंत्रिका। कायिक संवेदी तंत्रिका क्या करती है बेटा? ये जैसे कोई भी अंग है, जैसे कि ये हाथ है, ठीक है, अब इस पे मैंने पिन चुभाई, है ना, तो उसकी जो सूचना है उसको इस मेरु रज्जु तक लेकर आएगी। संवेदी तंत्रिका का काम है उद्दीपकों को या उद्दीपनों को ग्रहण कर मेरु रज्जु तक या मस्तिष्क तक पहुंचाना। तो ये संवेदी तंत्रिकाएं जो होती है वो प्रवेश करती है पृष्ठीय जो खांच होती है उसके माध्यम से मेरु रज्जु के अंदर। समझ में आ रहा है? कोई भी अंग जो होता है उससे सूचना को मेरु रज्जु तक लाने का काम किसका है? संवेदी तंत्रिकाओं का। और संवेदी तंत्रिका किससे मेरु रज्जु में प्रवेश करेगी? इस पृष्ठीय खांच की ओर से प्रवेश करेगी। ये जो आ रही है इस तरीके से, समझ आ गया? उसके बाद जो भी अनुक्रिया हमारी इस मेरु रज्जु के द्वारा दी जाएगी उस अनुक्रिया को वापस पहुंचाने का काम करती है कायिक जो चालक या प्रेरक जिन्हें कहा जाता है तंत्रिकाएं, वो करती हैं। आ रही बात समझ में? यानी अंग जो है उससे सूचना को लाने का काम मेरु रज्जु तक कौन कर रहा है? संवेदी तंत्रिका। ठीक है, अब मेरु रज्जु जो भी अनुक्रिया देगी, जो भी आदेश देगी, उस आदेश को वापस अंग तक ले जाने का काम कौन करेगा? ये प्रेरक या चालक तंत्रिकाएं करेगी। तो ये प्रेरक और जो चालक तंत्रिकाएं हैं वो मेरु रज्जु में अधर खांच के द्वारा प्रवेश करती है। आ रही बात समझ में? और इस कायिक संवेदी कायिक जो संवेदी तंत्रिका है और कायिक चालक तंत्रिका है उनको जोड़ने का काम करती है सबंध तंत्रिकाएं, आपस में जोड़ने का काम करती है सबंध तंत्रिकाएं, इन्हें कहा जाता है। उसके बाद देखो ये जो आपको पृष्ठीय श्रृंग दिख रहा है, इस पृष्ठीय संघ पर एक सूजन जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है पृष्ठगुच्छन। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृष्ठगुच्छन क्या होता है? तो पृष्ठीय जो श्रृंग होता है उस पे एक सूजन जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे पृष्ठीय गुच्छन बोला जाता है। ये तो हो गई इसकी आंतरिक संरचना। ठीक है, अब ये जो मेरु रज्जु है ना बेटा, ब्रेन में आपको पता है ब्रेन के चारों ओर एक आवरण पाया जाता था जो कि 3 परतों से मिलकर बना है। कौन कौन सी? बाहर दृढ़ तानिका, फिर जाल तानिका और फिर क्या थी? मृदु तानिका। तो सेम जैसे ये आंतरिक संरचना हो गई ना, ये मेरु रज्जु हो गई, तो इसके भी चारों ओर इन तीनों परतों का क्या पाया जाता है? आवरण। बाहर की तरफ मैंने सिर्फ इतना ही बनाया, बाकी ये होगी चारों तरफ, है ना। तो बाहर की तरफ दृढ़ तानिका, फिर बीच में जाल तानिका और फिर तीसरी क्या होगी? हमारी मृदु तानिका पाई जाएगी। अब दृढ़ तानिका और जाल तानिका के बीच में, दृढ़ तानिका और जाल तानिका के बीच में जो गुहा पाई जाती है वो कौन सी होती है बेटा? सबड्यूरल गुहा पाई जाती है। दृढ़ तानिका और जाल तानिका जो झिल्ली होती है उसके बीच में घेप होता है, उस घेप को क्या बोला जाएगा? सबड्यूरल। यानी इनके दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में जो घेप है इसे क्या बोला जाएगा? सबड्यूरल गुहा। समझ आया? सबड्यूरल गुहा बोला जाएगा। अब 2 लेयर कौन सी बची? जाल तानिका और मृदु तानिका। इसके बीच में जो पाई जाती है वो क्या होती है? सब आर्केनोइड गुहा। इन दोनों के बीच में जो गैप है उसे क्या बोला जाएगा? सब आर्केनोइड गुहा। समझ में आ गया? और इसमें जो तरल होता है वो भरा रहता है, जो हमारा CSF होता है। इनके बारे में अच्छे से आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ, जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 3 परतें पाई जाती है। सबसे बाहर होती है दृढ़, फिर जाल और फिर मृदु तानिका। दृढ़ तानिका और जाल तानिका के बीच में सबड्यूरल गुहा होती है और जाल तानिका और मृदु तानिका के बीच सब आर्केनोइड गुहा पाई जाती है। गेप को कहा जाता है। तो ये हमारी क्या हो गई? मेरु रज्जु की संरचना हो गई। अब देखो हम लोग देखते हैं कि मेरु रज्जु के काम क्या है। तो प्रति
प्रतिवर्तों को मस्तिष्क से लेकर प्रतिवर्तों को मस्तिष्क तक लेकर जाना, यानी जो भी सूचना है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम मस्तिष्क, सही है, मस्तिष्क से लेकर जाना, प्रतिवर्त है ना, हाँ। तो प्रतिवर्त यानी जो भी सूचना आ रही है, जो भी आदेश मस्तिष्क दे रहा है, उसको यहाँ गर्दन से नीचे की ओर ले जाने का काम कौन करेगा? मेरु रज्जु करेगी। तो प्रतिवर्ती को मस्तिष्क से गर्दन के नीचे की ओर ले जाने का काम करता है, वो से राइट था बेटा, ठीक है। फिर है अनुक्रियाओं को मस्तिष्क से धड़ और हाथ पैरों तक पहुंचाना। मस्तिष्क कोई भी आदेश देगा तो उसको कहां पर पहुंचाने का काम करेगी? मस्तिष्क से धड़ और हाथ पैरों तक लेके जाने का काम करती है। फिर प्रतिवृत्ति क्रियाओं का केंद्र होता है। प्रतिवृत्ति क्रिया क्या होती है बेटा? प्रतिवृत्ति क्रिया का मतलब होता है कि जैसे हमारी हाथ में पिन चुभी तो संवेदी, ये संवेदी तंत्रिकाएं क्या करेगी? सूचना को लेकर जाएगी, ठीक है। एकदम से हमें जो कोई उद्दीपन मिलता है, जो भी कोई उद्दीपन मिला यानी पिन चुभना एक क्या हो गया? उद्दीपन हो गया, ठीक है। तो ये उद्दीपन मिला हमारी जो पेशियों पे चिपकी, तो संवेदी तंत्रिकाएं जो है वो क्या करेगी? मेरु रज्जु तक लेकर जाएगी सूचना को, ठीक है। अब मेरु रज्जु के पास टाइम नहीं है कि मस्तिष्क तक वो सूचना पहुंचाए, ये खुद ही यहाँ से क्या करेगी? अनुक्रिया दे देगी और जो भी आदेश है उसको वापस कौन सी जो चालक तंत्रिकाएं होती हैं, अभी बताया था मैंने, यहाँ पर ये जो नीचे की और नीचे वाले आधारी श्रृंग से जुड़ी होती है, तो चालक तंत्रिका है वो आदेश को वापस कहाँ लेके जाएगी? इस प्रभावित अंग पर जहां पर पिन चुभी है। तो ये बिना सोचे समझे होने वाली क्रिया है। जैसे कि सपोज आप बैठे हो, एकदम से आपकी आंखों पे कोई करता है, तो आपने सोचा क्या कि मैं आंख बंद कर लूं? एकदम से आंख बंद हो जाती है ना, किसी ने एकदम से कोई चीज फेंकी होती है। तो ऐसी क्रिया जो अकस्मात होती है ना, वो क्या होती है? प्रतिवृत्ति क्रियाएं होती है। तो प्रतिवृत्ति क्रियाओं का जो केंद्र है वो किसे माना जाता है? मेरु रज्जु को माना जाता है। प्रतिवृत्ति क्रिया का एक अलग से वीडियो पढ़ेंगे कि प्रतिवृत्ति क्रियाओं के प्रकार भी हमें पढ़ने हैं, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग उसको पढ़ेंगे। फिर है मस्तिष्क तक विभिन्न पदार्थों का आवागमन और दाब बनाए रखना, ठीक है। मस्तिष्क तो क्या करेगा? विभिन्न पदार्थों को पहुंचाना, सूचनाओं को पहुंचाना। मस्तिष्क में जो वायु दाब बना हुआ है उस दाब को मेंटेन रखने में मदद करती है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, यानी ऐसी क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हमारी इच्छा से नहीं होती, उन क्रियाओं का नियंत्रण करने में और उनको इधर से उधर पहुंचाने में क्या करती है? मदद करती है। और ये जो तंत्रिकाएं निकली रहती है ना, कायिक तंत्रिका और चालक तंत्रिका, ये मेरु रज्जु से कितनी निकलती है बेटा? टोटल 31 जोड़ी होती है, ध्यान रखना, जो कि किसका निर्माण करेगी? ये 31 जोड़ी तंत्रिकाएं जो निकलती है वो परिधीय तंत्र का निर्माण करेगी, जिसको हम फर्दर पढ़ेंगे। तो 31 जोड़ी जो है तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से निकलती हैं और वो परिधीय तंत्र का निर्माण करती है। तो हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि मेरु रज्जु जो है परिधीय तंत्र का निर्माण करती है, इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं। तो यहाँ पर ये आपका मेरु रज्जु क्या होता है? कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है।